14 साल बीत चुके हैं, लेकिन खेतपुर अब वो गांव नहीं रहा। अब यहाँ धूल ज्यादा और लोग कम हैं। फटी हुई जमीन, उड़ती हुई धूल, नंगे पैर, छोटे 12 साल के बच्चे के पैर जो पूरी ताकत से दौड़ रहे हैं। ये आर्यन है, रूपा का बेटा। आर्यन के चेहरे पर कोई डर नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता है, जैसे वो जागते हुए भी किसी सपने में हो। हवा उसके बालों को पीछे की तरफ उड़ा रही है, लेकिन वो हवा के खिलाफ नहीं, हवा के साथ बह रहा है। वो गांव की आखिरी सीमा पर पहुंचता है, जहां पक्की सड़क खत्म होती है और वही जंगल शुरू होता है। वही जंगल जहां 14 साल पहले सावित्री गायब हुई थी। आर्यन अचानक रुक जाता है। उसके ठीक सामने जंगल का अंधेरा मुंह खोले खड़ा है। जंगल से एक ठंडी हवा का झोंका आता है, जो उसके पसीने से लथपथ चेहरे को सूखा देता है। पीछे से मुखिया, अब बहुत बूढ़ा, बाल पूरी तरह सफेद, कमर झुकी हुई, और 2-3 गांव वाले हांफते हुए आते हैं। पकड़ो पकड़ो इससे पहले कि ये लकी बाघ है। लेकिन गांव वाले कोई हलचल करें उससे पहले ही आर्यन पलक झपकते ही अंदर चला जाता है। जाने दो, इसकी हरकतें एक दिन उसे ही भारी पड़ेंगी, सब उस सावित्री के श्राप की वजह से। जाने दो, चलो। जंगल में चलते चलते आर्यन वही घने पेड़ों को देख रहा था। मैं आज फिर से भागकर आ गया तुमसे मिलने। मुझे तुमसे मिलने कोई आने नहीं देता। काश मेरी माँ होती तो शायद कुछ वो समझ पाती। आपसे एक बात पूछूं, आप हमेशा मेरे सपने में कैसे आती हो? बचपन से आज तक आपने मुझे हर चीज़ सिखाई है। मेरे दोस्त कहते हैं मैं पागल हूँ। ऐसा रात में जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं है। आर्यन कई बार रातों में घर से भागकर जंगल आता था और वहीं मंदिर के पास आकर बैठता था, जहाँ सावित्री एक समय पर बैठा करती थी। क्या हुआ बेटा? आज किसने क्या कहा तुमसे? कुछ नहीं, वही रोज का। मेरे घर वाले आपसे मिलने मुझे आने नहीं देते और मेरे दोस्त भी यही समझते हैं कि मैं पागल हूँ, पर मुझ पर कोई विश्वास नहीं करता है। बेटा आर्यन, तुम्हें अपना राज किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम मेरे बारे में जानते हो, इससे बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, पर आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मुझे समझने वाला आपके अलावा कोई भी नहीं है। ठीक है, ये लो, अमृत खाओ। यहाँ घर पर सरपंच अकेला बैठा था और सोच रहा था, ये सावित्री, इसने तो मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया। एक अपना कोई बचा है तो वो भी उस जंगल के पीछे पड़ा है। कुछ तो करना होगा। किसी काला जादू वाले बाबा के पास ही जाना पड़ेगा शायद। सरपंच के बड़े से घर में अब सिर्फ सन्नाटा गूंजता था। कभी खिलखिलाते परिवार से भरा वो आंगन अब एक कब्रिस्तान जैसा लगने लगा था। सावित्री ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। उसका सुकून, उसकी इज्जत और उसका परिवार। अब बचा था तो सिर्फ आर्यन जो उसके साथ था, और सरपंच के सीने में दहकती वो नफरत की आग जो अब ज्वाला बन चुकी थी। उसने तय कर लिया था, अब या तो सावित्री रहेगी या वो खुद। जहां परिंदों का पर मारना भी निषिद्ध था, वहां सरपंच पहुंचा बाबा कालिदास के पास। उस चुड़ैल ने मेरा वंश मिटा दिया। वो मेरे ही घर को नर्क बना चुकी है। मुझे मुक्ति चाहिए बाबा, चाहे कीमत मेरी जान ही क्यों ना हो। मैं समझ गया तुम्हारी परेशानी, पर इसका बस एक ही हल है। क्या बाबा, आप मुझे बताइए, जो भी है मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं उसे मिटा देना चाहता हूँ। ये सामान्य नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें सावित्री के सामने जाना होगा और तुम उसे उस नर्क में वापस भेज पाओगे जहां से वो आई है। बाबा ने सरपंच को वो सारी भयानक विधियां बताईं जिन्हें सुनकर किसी भी पत्थर दिल इंसान की रूह कांप जाए। सरपंच के चेहरे पर पसीना था, पर आंखों में जुनून। उसे एहसास हुआ कि सावित्री को खत्म करने के लिए उसे खुद एक शैतान बनना पड़ेगा। मैं समझ गया बाबा। ये कहकर सरपंच वहां से निकल गया और अपने घर आ गया। आर्यन बेटा, आर्यन, कहाँ हो तुम? क्या हुआ दादाजी? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यहाँ आओ मेरे पास। तुम जानते हो ना, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम आखिर मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? मुझे नहीं पसंद दादाजी। आप सभी मुझे उस जंगल में जाने से रोकते हो। आखिर क्यों मुझे वो जंगल अपना सा लगता है? पर बेटा, वहाँ कोई रहता है जो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। दादाजी, वहाँ कोई नहीं है, बस एक अम्मा है जो मुझसे बात करती है, मुझे अच्छी बातें बताती है।
सावित्री का नाम सुनकर सरपंच को गुस्सा आया, पर उसने चेहरे पर झलकने नहीं दिया। वो अपने आप को संभालते हुए बोला, मुझे भी ले चलो उससे मिलने। अगर वो इतनी ही अच्छी है तो अपने घर उसे लेकर आ जाएंगे। क्या आप सच कह रहे हैं? ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, मुझे तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है बेटा। आप बहुत अच्छे हो दादाजी। क्या सच में सरपंच अच्छा बन रहा था, या फिर ये कोई चाल थी सावित्री को सबक सिखाने के लिए? उस रात आर्यन फिर से जंगल की ओर निकल पड़ा। आज उसके कदमों में अजीब सी तेजी थी, दिल में खुशी थी, क्योंकि आज वो सावित्री को अपने दादाजी की बात बताने वाला था। वो सीधे उसी पुराने मंदिर तक पहुंचा जहां हर बार सावित्री उसका इंतजार करती थी। अम्मा, आप हमेशा मेरे सपने में कैसे आती हो? अम्मा, कहाँ हो आप? मुझे आपसे कुछ कहना है। मंदिर के आसपास सन्नाटा था, पेड़ों से टपकती ओस की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं। आर्यन चारों तरफ देखने लगा, पर सावित्री कहीं नजर नहीं आई। वो उदास होकर वहीं पत्थर पर बैठ गया। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। आर्यन डर गया। उसने सामने देखा। उसी पल पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अम्मा, अम्मा, कहाँ हो आप? मुझे आपसे कुछ कहना है। डर क्यों गया बेटा, मैं यही हूँ। मैं आपको ढूंढ रहा था। आप कहाँ चली गई थीं? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। जंगल से कुछ फल लेने गई थी। अम्मा, मेरे दादाजी हैं ना, उन्होंने कहा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं अगर आप चाहें तो आपको घर ले जाएंगे। सावित्री का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा और डर एक साथ झलक गया, पर उसने खुद को संभाल लिया। नहीं आर्यन, ये मुमकिन नहीं है। पर क्यों अम्मा? अगर आप जानती हो उन्हें तो मिल भी लो उनसे। तुम नहीं जानते, मैं इस जंगल में उन्हीं की वजह से हूँ। कभी मेरा भी घर इसी गांव में था। तो फिर हम सब साथ रहेंगे ना? नहीं, अब इस बारे में और बात मत करो। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। वो बिना कुछ बोले वहां से लौट गया। घर पर सरपंच उसका इंतजार कर रहा था। आर्यन का चेहरा देखकर वो समझ गया कि बात बिगड़ चुकी है। क्या हुआ बेटा? क्या कहा उसने? वो मिलने को तैयार नहीं हुई दादाजी। मुझे बहुत बुरा लगा। सरपंच ने आर्यन को अपने पास बैठा लिया। चिंता मत कर बेटा, मैं खुद जाऊंगा उससे बात करने, तेरे लिए। सच? आप मुझे ले जाएंगे? हाँ, लेकिन अकेले। आर्यन मान गया। उसे भरोसा था कि उसके दादा सब ठीक कर देंगे, पर सरपंच के मन में कुछ और ही चल रहा था। अगली शाम सरपंच और आर्यन जंगल की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, रोशनी कम होती चली गई। दादाजी, ये जंगल हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, ये तो हमें बचाता है। तुम बहुत मासूम हो बेटा। वे मंदिर के पास पहुंचे। अम्मा, मैं आपको ले आया हूँ। सावित्री धीरे धीरे बाहर आई। उसने सामने सरपंच को देखा। उसका चेहरा सख्त हो गया। मैंने कहा था ना, ये नहीं होगा। तूने ही मेरा घर उजाड़ा है, मेरे बेटे बहू को मुझसे छीन लिया। मैं किसी की जान नहीं लेती, मैं तो सिर्फ बचाने आई थी। सरपंच ने अचानक अपनी जेब से राख निकाली और हवा में उड़ा दी। हवा तेज चलने लगी। पेड़ कांप उठे। सरपंच ने तलवार निकाली। दादाजी, रुकिए। पर बहुत देर हो चुकी थी। तलवार चली। एक चीख गूंजी, फिर सन्नाटा, धुआं छटा। सावित्री खून से लथपथ खड़ी थी। तभी सरपंच की नजर पीछे गई। एक बच्चे की परछाई, वो हूबहू आर्यन जैसी थी। दादाजी, अब आपको शांति मिल गई? सरपंच कांप गया। तुमने बदले में एक मासूम जान ले ली। सरपंच की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। उसने अपनी ही तलवार अपने पेट में घोंप ली। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई, सरपंच और उसका पोता मर चुके हैं। लोग बोले, ये सावित्री का साया है। उसका घर अब भूतिया घर कहलाने लगा। पर सच्चाई कुछ और थी। जब इंसान डर में अंधा हो जाता है तो सच नहीं देख पाता, और अंधविश्वास सब कुछ तबाह कर देता है। आपकी राय क्या है? कमेंट में बताइए। डरना जरूरी है।